फादर एज इज इन द रेशियो ऑफ 5:3 टू डेथ ऑफ हिज सन। ठीक है भाई। 7 years ago the age of father was 43, find the age of his present age of son। ठीक है, तो मेरे भाई 5:3 का मतलब क्या होता है? रेशो सेम। अगर ये 50 तो ये 30, ये 500 तो ये 300। आज से 7 साल पहले फादर की उम्र 43 थी। वेल अगर आज से 7 साल पहले 43 थी तो आज 50 होगी। आपसे पूछ ही क्या रहे हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो ऑफ कोर्स रेशो क्या होना चाहिए 5:3। तो फादर अगर 50 के तो बेटा कितने का होना चाहिए आज 30 ईयर्स। तो ऑफ कोर्स आंसर क्या हो जाएगा 30 ईयर्स। हाँ अगर उल्टा होता कि 7 साल पहले क्या थी बेटे की, तब हम 30 में से 7 माइनस करते, लेकिन इन्होंने प्रेजेंट पूछी है तो ऑफ कोर्स 30 इज योर। 20 years ago माई एज वॉज 1/3 ऑफ वॉट इट इज़ नाउ। वॉट इज़ माई प्रेजेंट एज। आज से 20 साल पहले मेरी एज 1/3 थी, जो मेरी मौजूदा एज है। तो बताएं मेरी प्रेजेंट एज क्या होगी। अब देखो इसकी आसान से ट्रिक है, 20 माइनस करके देखो ऑप्शन में से। 66 में से मैं 20 माइनस करता हूँ 46 तो 66 का 1/3 नहीं होता। 33 में से मैं 20 माइनस करता हूँ 13 भी 33 का 1/3 नहीं होता ना। 36 होता है। लेकिन जब मैं 30 में से 20 माइनस करूँगा 10 आएगा, और 10 30 का क्या होता है 1/3 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 30 ईयर्स। ये कह रहे हैं ना 20 years ago माई एज वॉज 1/3 ऑफ वॉट इट इज़ नाउ, वॉट इज़ माई प्रेजेंट एज। तो 30 माइनस 20 10, यानी मौजूदा एज का 1/3 है। तो अभी मौजूदा एज कितनी है। मैन इज 27 year younger than J. In 10 year J will be twice as old A. How many old will J be in 7 year। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सवाल हो गया ये। 7 साल बाद J कितने का होगा। देखो ये जो दिए हुई है ना, ये J+7 की वैल्यू दी हुई है, यानी J की आज से 7 साल बाद 17, 44, 24 और 51। तो हम क्या करेंगे, सब में से 7 माइनस करेंगे। 17 में से 7 माइनस किया 10, 44 में से किया 37, 24 में से किया 17। देखो ये दो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है। ठीक है, तो इन पे हम ज़ाया नहीं करेंगे टाइम, क्योंकि 27 साल छोटा होना चाहिए का फ़र्क है दोनों में, तो माइनस में चली जाएगी एज। 37 और 44 हो सकता है। अब 10 साल बाद, यानी जे की एज में 10 साल प्लस करें तो ये 47 या 54, ये ए का डबल है, तो इसका मतलब ए इसका हाफ होगा। चेक कैसे होगा, 27 का फ़र्क होना चाहिए, जो किस ऑप्शन में, इस वाले में। तो करेक्ट आंसर होगा 51। यानी अभी देखो, अभी जो इस वक्त प्रेजेंट एज है 44 होगी उसकी। ठीक है, अच्छा देखो और कैसे चेक हो जाएगा, ये ए की भी 10 साल बाद की एज हो गई ना, तो ए अभी कितने का होगा, ऑफकोर्स 17 का होगा। 44 और 17 फ़र्क कितने का चल रहा है, 27 साल का चल रहा है। 10 साल बाद ये 54 हो गया, ये 27 हो गया, फ़र्क तो हमेशा सेम रहता है ना 27 साल का। तो और 7 साल बाद उसकी जो एज होगी 44 में 7 प्लस करो, वो पूछी थी 50। जी एवरेज के टॉपिक में क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ वन टाउन इज 84,800, सेकेंड 76,325, थर्ड टाउन 71,008, फोर्थ टाउन 7,510, फिफ्थ टाउन 54351 एंड सिक्स टाउन 51880। फिर कह रहे हैं एवरेज पॉपुलेशन निकालें इन सारे टाउन की। तो देखो इसका तरीका ये है कि सारे टाउन की पॉपुलेशन को प्लस करते रहो, और टोटल कितने टाउन है 6, डिवाइड कर लो 6 से। इसी तरह यहाँ कह रहे हैं फॉर द लास्ट 5 years द रेनफॉल एट सर्टेन प्लेस वॉज 20.5 इंचेस, 23.4 इंचेस, 19.78 इंचेस, 21.82 इंचेस। फाइंड द एवरेज रेनफॉल। तो ये भी बहुत आसान है। कितने टाउन है भाई, 4 हैं, वैल्यू प्लस करके डिवाइड 4 से कर लो। बस ये ख्याल रखो 6 वैल्यू हैं तो 6 से डिवाइड, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से। ये तो सबसे सिंपल एवरेज है। लेकिन एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो ज़्यादातर इस तरह आते हैं अर्थमेटिक में, n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। जैसे देखो मैन बाउट 27 हॉर्सेस, ये हो जाएगा n1, ऑफ ₹280, ये हो जाएगा x1। 9 हॉर्सेस, तादाद को हमेशा n मानेंगे, ये हो गया n2। 320 x2, फिर 6 हॉर्सेस n3, फिर 360 x3,
यानी देखो N1 27, X1 280 यहाँ पुट किया, प्लस N2 कितना हो गया भाई 9, X2 320, N3 6 और ये 360, यहाँ 21 प्लस 9 प्लस 6 जो गया 36 होगा और फाइनल आंसर इस तरह हम निकाल लेंगे। फिर कह रहे हैं 40 हॉर्सेस आर ब्राउड फॉर ₹15,000, द एवरेज कॉस्ट ऑफ 15 ऑफ देम इज 300। 15 तो आ गए 300 के, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ अदर बच्चे कितने, 40 में से 15 ऑलरेडी हो गए तो 25 बचे, इनकी कॉस्ट चाहिए। तो टोटल कॉस्ट कितनी है 15,000। 15,000, ये 15 को 300 से करेंगे, माइनस कर लो उधर, 10,500 बचेगा। 10,500 को हम क्या करेंगे 25 से डिवाइड कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई थिंक 420 आएगा, चेक कर लीजिएगा। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज़ 8, दैट इज़ फर्स्ट 2 इज़ 11, फाइंड द थर्ड नंबर। 3 नंबर का एवरेज अगर 8 है तो इसका मतलब टोटल सम 8 3 24 हो गया। पहले 2 नंबर का अगर एवरेज 11 है तो 22 हो गया। थर्ड नंबर क्या होगा 24 माइनस यानी कि 2। कह रहे हैं एवरेज डेली नंबर ऑफ पासिंग आ सर्टेन ऑन संडे, मंडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इज़ 1765। वही अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगेगा। 4 लोगों का 1765 है और बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये 1541 है। 3 का 4 और 3 का सम 7 डिवाइड कर दीजिएगा 7 से, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखें, एवरेज ऑफ 45 मेंबर इज़ 9, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इज़ 10 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 24 इज़ 8, फाइंड द 21। 45 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आ गया। पहले 20 का एवरेज 10 है तो ये 200 हो गया। फिर लास्ट 24 का एवरेज 8 है, क्या करेंगे 24 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 192 हो जाएगा, ठीक है। और ये 425 है, 405, 45 मल्टीप्लाई बाय 9 405, और 21 बात भी पूछ रहे हैं तो 405 में से इन दोनों का सम माइनस कर दें, ये 13 इसका आंसर हो जाएगा। एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 25 बॉयज़ इज़ 10 ईयर, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ द 10 न्यू बॉयज़ हुज एवरेज इज 6। यानी अब क्लास की क्या हो जाएगी, देखो 25 बॉयज़ थे, एवरेज 10 था, 10 न्यू बॉय है जिनकी 6.5 यानी 6.5 है, तो नई एवरेज एज वही N1 X1 प्लस N2 X2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ये आंसर आ जाएगा। ओके जी, अब हम कर रहे हैं पार्टनरशिप प्रॉब्लम। देखो पार्टनरशिप प्रॉब्लम में होता क्या है, फ़र्ज़ करो किसी इंडिविजुअल ए का शेयर चाहिए, तो इंडिविजुअल का शेयर कैसे निकलेगा, इंडिविजुअल का रेशो डिवाइड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल शेयर। आखिर इस बात का मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, ए ने इन्वेस्ट किए 7,000, बी ने बिजनेस में किए 5,000, सी ने किए 3,000, ठीक है। और 1 साल बाद जो इनकी प्रॉफिट हो रहा है या टोटल प्रॉफिट वो 9,000 है, ठीक है। तो इसमें ए का शेयर प्रॉफिट में कितना है, तो ये हो गया टोटल प्रॉफिट या टोटल शेयर 9,000। अब रेशो कैसे निकलेगा ए बी सी का, देखो इसमें भी 3 ज़ीरो, इसमें भी 3 ज़ीरो और इसमें भी 3 ज़ीरो, कैंसिल कर दो, तो ए का रेशो 7, बी का 5, सी का 3, ठीक है। अब हमें ए का शेयर चाहिए, तो देखो ए का रेशो 7 ऊपर आ जाएगा, टोटल नीचे, टोटल क्या होगा 7, 5 और 3 का सम जो कि 15 आ गया, और टोटल शेयर या टोटल प्रॉफिट वो 9,000 आ गया। अब क्या करेंगे, 9,000 को 15 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल जी, 7 6 42। अब 3 ज़ीरो एज इट इज़ जो हैं 2 ज़ीरो बल्कि आ जाएंगे ना, 90 से भाई 15 का हटाना, तो 2 ज़ीरो तो अभी भी बच रहे हैं, फाइनल आंसर 42, ठीक है। ये हो गई बड़ी इम्पोर्टेंट बात। तो अब इसमें जैसा कि देखो एक चीज़ बड़ी अहम हो जाती है कि टाइम लिमिट भी अगर देते हैं, जैसे कि देखो इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि ए और बी इंटर हुए पार्टनरशिप में, ए ने किए 4,000 रुपये, बी ने किए 6,000 रुपये, ठीक है, और 4 महीने के लिए। अब देखो
ए ने 4,000 किए हैं, लेकिन कितने महीने के लिए? 8 के लिए, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, ये हो गया 32,000। बी ने किए 6,000 ज़्यादा किए, लेकिन सिर्फ 4 महीने में निकलवा लिए, तो इसकी जो वर्थ हुई 24,000। अब रेशियोज़ के हिसाब से निकलेगा, ये 3 0 3 0 कैंसिल, ये भी 8 के टेबल से कैंसिल, ए का रेशो 4, बी का 3। अब हमें ए का शेयर चाहिए, ठीक है, तो ऊपर तो हम लिख देंगे 4 यानी ए का, नीचे 4 और 3 सम 7, और जो प्रॉफिट है 3500 का, 3500 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो भाई ये 5 आएगा, 4 5 ज़ा 20 और 2 0, 2000 रुपीज़ क्या हो जाएगा? इसका प्रॉफिट हो जाएगा। देखो, ए बी इंटर इनटू अ बिजनेस, ए ने किए 1500 रुपये, 300, दोनों ने 1500 किए हैं, चेक करो ये। अच्छा नो, बस फिर तो बहुत आसान है, फिर तो बस जब सेम अमाउंट किया है तो एक का रेशो 3 हो गया, एक का 4 हो गया। ए का चाहिए तो ऊपर 3 लिखो, ठीक है, और नीचे 3 और 4 का सम 7, मल्टीप्लाई कर दो 1260 से। बी का चाहिए 4, क्योंकि सेम अमाउंट है ना, तो फिर बस हम मंथ्स के हिसाब से रेशो निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर दोबारा वो ये ए ने, बी ने कंट्रीब्यूशन किया, ए ने किया 4 मंथ के लिए, बी ने के लिए 5 महीने के लिए, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा? ए का 1000 रुपये 4 महीने के लिए, बी का 2000 6 महीने के लिए, तो ये हो गया 4000, ये हो गया 12000, तो 3 0 3 0, 4 और 12 का रेशो हो जाएगा 1:3, तो ठीक है, ए का शेयर 1, बी का 3, तो टोटल हमें कितने 1200 रुपये में डिवाइड करना है। अब देखो, दोनों का सम जो शेयर का आ रहा है कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 1200 एक बार 1/4 और एक बार 1200 3/4, ये ए का आ जाएगा, ए बी का साफ दिख रहा है 300 और 900। फिर कह रहे हैं बिजनेस पार्टनर ए बी सी एग्री टू डिवाइड देयर टोटल प्रॉफिट फॉर सर्टेन ईयर इन द रेशियो 2:5:8 इफ़ ए शेयर 4000। देखो, अब की दफ़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया, ए का शेयर दे दिया, ये दे दिया 4000, ठीक है, और कह रहे हैं व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, यानी टोटल शेयर पूछा है, ये वाली बात। अच्छा, कोई मसला नहीं है, ए का रेशो 2 है, रेशो का सम 2 5 8 15 आ गया, हमें क्या चाहिए? ये चाहिए टोटल प्रॉफिट, तो 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 15 मल्टीप्लाई, 4000 को 2 से डिवाइड करो, 2000 15 से मल्टीप्लाई करो 30,000, और ये इसका आंसर आ जाए। एन ऑक्शनर सेल्स अ हाउस फॉर ₹12840, व्हाट इज़ द कमीशन एट 2.5%। देखो, परसेंटेज का टॉपिक एक ही फार्मूले पे डिपेंड करता है, फ्रैक्शन अपॉन टोटल इंटू 100। इसी फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं, अगर हमें फ्रैक्शन चाहिए तो हो जाएगा परसेंटेज इंटू टोटल अपॉन 100। अब फ्रैक्शन होता क्या है? देखो, जैसा कि कह रहे हैं कि एक घर बिका 12840 का, ये तो टोटल हो गया, परसेंट कितनी थी जी? 2.5, तो उसका कमीशन पूछ रहे हैं, यानी ये फ्रैक्शन हुआ। देखो, 2.5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2, ठीक है, मल्टीप्लाई टोटल से 12840 डिवाइड बाय 100, ये ज़ीरो से कैंसिल होगा, ठीक है। बाकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो भाई आपकी कैलकुलेशन भी इतनी तेज़ होनी चाहिए, 321 आंसर आ जाएगा। फिर है DFT ऑन गुड्स विद ₹6,840.81, 4 1 ज़ा 4, यहाँ फ्रैक्शन आ जाएगा, परसेंट आ जाएगी 5/4, ठीक है, और मल्टीप्लाई वही सेम फार्मूला 6840 डिवाइड बाय करेंगे 100 से, ये ज़ीरो कैंसिल होगा, फिर इसको 4 से डिवाइड करें, ठीक है, देन मल्टीप्लाई, तो ये जा करके हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। ये भी सेम सवाल है, ब्रोकेज पूछ रहे हैं 1/4%। अब देखो, बहुत ही कम परसेंट दी है, 1/4, टोटल है 4500, वही बात, परसेंटेज इंटू टोटल डिवाइड बाय 100, ये दो ज़ीरो कैंसिल, 45 को 4 से डिवाइड करो 11.25। अब
इसी सवाल को देखो, थोड़ा सी चालाकी की इन्होंने, हाउ मैनी डॉलर डज अ सेल पर्सन अर्न ऑन अ सेल ऑफ अ डॉलर एट कमीशन ऑन आर पर्सन। ठीक है, $A उसने सेल किए, ठीक है, तो कितने डॉलर उसने खरीदे, यानी वही फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, टोटल के तौर पे कितने दिए हमें $A, ठीक है। हाउ मैनी 10 अ सेल पर्सन अर्न, ठीक है, डॉलर एट अ कमीशन ऑफ आर पर्सन, और पर्सन कितनी दी है आर, तो बल्कि ये ए नहीं शायद एस दिया हुआ है ना, एस है, ऑन अ सेल ऑफ $S होगा ये, ठीक है, एस है ये, तो ये हो जाएगा RS/100, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से चेंज कर दिया, व्हाट इज़ नंबर ऑफ 5% ऑफ विच इज़ 10, यानी अब हमें वो नंबर पूछना है। देखो वर्डिंग से साफ दिख रहा है, जिसका 5% 10 के बराबर है, यानी इनकी तरह ये फ्रैक्शन दिया है 10, मुझे परसेंटेज 5 है, टोटल चाहिए, कैंसिल हुआ 2 × 100, 200 इज़ माई आंसर। इसी तरह व्हाट इज़ नंबर 7 होल हाफ ऑफ विच, फ्रैक्शन 27 है, इसको कन्वर्ट करो, 2 7 14, 15/2 × 100, ठीक है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये 3 के टेबल से देखो कट हो रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, और फिर इसी तरह की कैलकुलेशन हम करेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 10 से कटेगा, आई थिंक 360 आएगा इसका आंसर। फिर नंबर ऑफ 11 होल 1/9, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 99, 100/9, परसेंटेज हो गए, फ्रैक्शन 21 × 100, सो ये भी हमारा हो जाएगा, ये 100/9, एक मिनट भाई, एक गड़बड़ हो गई, फ्रैक्शन डिवाइड करेंगे ना परसेंटेज से, यानी 100/9 × 100, ये 100 कैंसिल, ये 921 से मल्टीप्लाई हुआ 189, ठीक है। फिर कह रहे हैं इफ 25% ऑफ सर्टेन नंबर इज 1600, 25% का मतलब होता है 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ अ सर्टेन नंबर, हमें नहीं पता वो बन रही है, इसका मतलब होता है इक्वल टू 1600, और हमें 10% निकालनी है उसी सेम नंबर की। तो पहले इस नंबर तो एक्स पता कर लो, ये कटेगा 25 और 100, जी हाँ, अपॉन में 4 आ जाएगा, वो 4 1600 से मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू आ गई 6400। अब 10/100 ऑलरेडी ये हो गया, 6400 को डिवाइड कर दो 10 से, 640 इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आखिर ये होता है क्या, देखो जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट या गेन। कॉस्ट प्राइस, जो चीज़ आपने ख़रीदी 100 रुपये की ख़रीदी, 150 की बेच दी, तो क्या होगा, प्रॉफिट या गेन। गेन या प्रॉफिट तब होगा जब सेल प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। लेकिन लॉस कब होता है, आपने चीज़ ख़रीदी 200 की, बिकी सिर्फ 100 रुपये की, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो लॉस होगा। अब यहाँ सवाल पूछ रहे हैं व्हाट इज़ गेन परसेंट इफ़ अ बाईसाइकिल कॉस्टिंग ₹175 सोल्ड फॉर ₹200। अच्छा, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 175 थी, ठीक है जी, सेल प्राइस 200 थी, साफ दिख रहा है गेन हो रहा है। कैसे निकलेगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 200 में से 175 माइनस करो, 25 रुपये, ये 25 रुपये गेन है। अब आपको गेन नहीं, गेन परसेंट पूछिए। अब गेन परसेंट निकालते कैसे, ये होता है गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन आपका 25 है, कॉस्ट प्राइस 175 है, इंटू 100, 25 को 75 से काटेंगे, 7 बचेगा, 100/7, यानी 14.28%, और ऑफ कोर्स गेन हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा। फिर है 14 बुक्स आर बाउड फॉर ₹36 एंड सोल्ड एट ₹2 पर बुक, व्हाट इज़ द गेन परसेंट। जनाब 24 किताबें की जो ब्राउड है 36 रुपये की, 36 को 24 से डिवाइड करो 1.5, यानी कॉस्ट प्राइस जो एक बुक की पड़ी वो 1.5 पड़ी, ठीक है, और सेल कितने की हो रही है, ₹2 पर बुक। तो सेल प्राइस आपका 2 है, कॉस्ट प्राइस 1.5 है, साफ दिख रहा है प्रॉफिट है। 2 में से 1.5 माइनस करो 0.5 आपका गेन हो गया। गेन परसेंट चाहिए, फिर वही बात, गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, कॉस्ट प्राइस एक बुक का 1.5 है, इंटू 100 कर दो, ये कटेगा तो 100/3 यानी 33.33% गेन।
फिर कह रहे हैं मॉन बाउड 2200 पाउंड्स ऑफ टी एट रुपीज़ 450 पर पाउंड एंड सोल इट रुपीज़ 3.75। अब देखो 4.5 की कॉस्ट है, बिग 3.75 की रही है, साफ देख रहा है लॉस है। 4.5 में से माइनस कर दो 3.75, 0.75 ये तो हो गया लॉस। लॉस परसेंट चाहिए तो 0.75 वही बात है अब की तरह लॉस को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100/6 आएगा यानी 16.66%। ठीक है, पहली बात। और कितने की बिकेगी देखो, अब 0.75 का लॉस होने का मतलब है पर पाउंड कितना लॉस होगा, यानी टोटल जो अभी ये सेल आउट होगी 200 की नहीं होगी बल्कि होगी 150 की। ठीक है, 150 की। ठीक है, और यही ऑप्शन हो सकता है क्योंकि 16 इसमें आ गया तो आगे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं मैन बाउट 100 पाउंड ऑफ टी एट रुपीज़ 3.5 पर पाउंड, फिर सेल की 4 की, वही बात 4 में से 3.5 माइनस करो 0.5, कॉस्ट प्राइस 3.5 है इंटू 100। ठीक है, 100/7 यानी 14.28 गेन, यही आपका आंसर हो जाएगा। If watch lost 1 minute 18 second in 39 days, how many second did it lose per day? देखो टोटल 39 डेज में वॉच ने कितने सेकंड लॉस किए, ये टॉपिक है, टाइम प्रॉब्लम बहुत आता है पेपर में। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड, 60 और 18 कितने हो जाएंगे 78, 78 को क्या करो 39 से डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा, आंसर आपका 2 सेकंड। एक और बड़ा अच्छा सवाल है, वॉच गेन 2 मिनट्स पर आवर एंड अदर वॉच लॉस 3 मिनट्स पर आवर एट द मोमेंट बोथ हैव सेम टाइम, आफ्टर हाउ मैनी आवर्स बोथ विल हैव डिफरेंस ऑफ 1 आवर। अच्छा जी, एक घड़ी 2 मिनट गेन कर रही है, एक 3 मिनट लॉस कर रही है, बिल्कुल अलग अलग बात है। देखो थोड़ी अकल यूज़ करो, +2 और -3 यानी हर घंटे के बाद कितने का फ़र्क पड़ रहा है, 5 मिनट का फ़र्क पड़ रहा है। दोनों का डिफरेंस है ना, -3 और +2 में क्यों फ़र्क होगा, देखो 0 और 2 में भी 2 का फ़र्क, 0 और -3 में 3 का फ़र्क, यही कॉन्सेप्ट है जो समझना था, 5 मिनट का फ़र्क पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि कितने घंटे के बाद 1 आवर का फ़र्क आएगा। 1 आवर का मतलब है 60 मिनट का फ़र्क कितनी देर में आएगा, ये पूछ रहे हैं। अब जी सिंपल सी बात, ज़बरदस्त, 12 को डिवाइड कर दो 5 से, 12 आवर, गुड भाई, ये हो गया कॉन्सेप्ट। इसी तरह ये सवाल है 7 मिनट 6 सेकेंड, ठीक है जी, 6 डेज़ में 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 7 मिनट में 420 और 6 426 सेकेंड हुए। ठीक है, 6 डेज़ डिवाइड किया 71 सेकेंड। अब आप बोलो सर 71 सेकेंड का तो आंसर ही नहीं है, और से देखो 1 मिनट 11 सेकेंड का मतलब क्या हो गया 71 सेकेंड, 1 मिनट 60 और 11 71। फिर देखो पुराना जैसा साल, 1 clock gain 15 second per day, another loss 45 second per day. After what length of time will the first clock be 12 hours ahead of second? एक 15 गेन कर रही है, एक 45 लॉस कर रही है। 15 और 45 में कितने का फ़र्क होता है, 60 का। इसका मतलब है एक डे में फ़र्क पड़ रहा है 60 सेकेंड का, 60 सेकेंड का मतलब है एक दिन का। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं, आफ्टर वॉट लेंथ ऑफ टाइम विल द फर्स्ट बी 12 आवर्स, तो 12 घंटों का फ़र्क कितनी देर में पड़ेगा। वेट अ मिनट, 1 मिनट का पड़ा है एक दिन में, 12 घंटों में कितने मिनट होते हैं, 12 को 60 से मल्टीप्लाई करो 720, तो इसका मतलब कितने दिन में पड़ेगा 720 डेज में, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर कह रहे हैं प्रोफेसर बिगिन इस क्लास एट 121 एंड एंड इट्स एट 336 द सेम आफ्टरनून, हाउ मैनी लॉन्ग वॉज द क्लास। 121 और 336 में फ़र्क कितना का है, 2 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 1 घंटा होता है 60 मिनट, 2 घंटे 120, 120 में 15 प्लस करो 135, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बड़ा अच्छा सवाल है, डेली
Almanac report for one day stated that sun rose at 6:15 and set at 6 p.m. The length of the time elapsing between the ring and setting of sun on that day will have 11 hour and dash minutes. देखो बड़ा अच्छा सवाल है. 6:14 के बाद AM से अगर 6:14 PM पर ही ड्रॉप हो जाता तो पूरे 12 घंटे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ये कितने पे ड्रॉप हो गया? 6 PM पे, यानी 8 मिनट पहले. 12 घंटे से 8 मिनट पहले. अब देखो, यानी एक ओवर हमें पता है 60 मिनट. 60 में से 8 माइनस कर दो तो कितने होंगे? 52. यानी ये बन गए 11 ओवर 52 मिनट. वेरी इंपॉर्टेंट. अब सबसे इम्पोर्टेंट सर, मॉर्निंग क्लास इन अ स्कूल बिगिन एट 9 AM एंड एंड एट 11:51 AM. 9 बजे शुरू होकर 11:51 पे ख़त्म हो रही है, यानी 2 घंटे 51 मिनट. ठीक है, चल रही है. देयर आर 4 क्लासेस विद 5 मिनट बिटवीन. 5-5 मिनट का इंटरवल है हर 4 मिनट. ठीक है. हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन ईच पीरियड. देखो ये बड़ा टेक्निकल है. 4 क्लासें और 5-5 मिनट के इंटरवल हैं, तो इंटरवल कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3. सबसे ज़्यादा लोग गलती इसमें करते हैं. देखो 9 बजे से 11:51, 2 घंटे 51 मिनट. 2 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 120. 51 प्लस कर दो, 171 मिनट है. लेकिन इसमें से मैं इंटरवल माइनस करूँगा तो इंटरवल कितने? 3 है. अक्सर लोग 4 ही काउंट कर लेते हैं. 4 पीरियड है तो इंटरवल कितने होंगे? 3 होंगे ना, 1 कम होगा. 171 में से 15 माइनस कर दो, 156 आ गया. अब बड़ा आसान है. 156 को 4 से डिवाइड करूँ, आंसर 39 मिनट. इफ़ T इज़ 5 मोर देन S, S इज़ 4 लेस देन R, व्हाट इज़ T व्हेन R इक्वल टू 3. देखो कह रहे हैं T इज़ 5 मोर देन S, यानी S प्लस 5 T के बराबर होगा. S इज़ 4 लेस देन R, S 4 से लेस होगा, यानी R माइनस 4 होगा. तो कह रहे हैं कि अगर R की वैल्यू 3 है तो बताओ T क्या होगा. R की वैल्यू अगर 3 है तो 3 माइनस 4, S की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी. T की क्या आ जाएगी? -1 प्लस 5 यानी 4. T की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी. फिर कह रहे हैं इफ़ A एंड B आर मल्टीपल ऑफ 3, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 यानी फ़र्ज़ करो A 3 है, B 6 है. बेहतरीन तरीका ये होता है. तो कौन सी वैल्यू है जो मल्टीपल नहीं होगी 3 की? A प्लस बी तो होगी, A माइनस बी भी होगी, A इंटू बी भी होगी. अब 3 6 की जगह आप कोई भी सपोज करके देख सकते हो. 6 9 भी कर सकते हो, 9 12 भी. सबसे आसान 3 6 है. क्या ये होगी? नहीं जनाब, ये नहीं होगी. 3 + 6 9, 9 + 1 10. तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी. ये भी हो जाएगी ज़ाहिर है. 3 6 18 + 3. ये पूछ क्या रहे थे कि कौन सा होगा जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा. अगर ए और बी दोनों 3 के मल्टीपल हैं तो कौन सा है फॉलोइंग में से जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. If x square equal to k, where x and k are integer, which of following could be value of k? k की वैल्यू क्या होगी यार? वेल k क्या होगा? x का स्क्वायर. तो इसका मतलब k परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. इन सब में सिर्फ एक ही परफेक्ट स्क्वायर है और वो क्या है? 16. फिर है विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन मस्ट बी नेगेटिव इफ x लेस देन 0. यार ये बड़ा टेढ़ा सवाल है. एक्स लेस देन 0 का मतलब है एक्स के लिए -1 -2 -3 से लेके कुछ भी और लाजमी जो नेगेटिव हो. कोई एक ख़ास केस के लिए नहीं. इसका मतलब है एक्स की हर नेगेटिव वैल्यू के लिए ऊपर ट्रू होनी चाहिए. तो देखो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है. ए भी नहीं हो सकता, सी और डी भी नहीं हो सकते क्योंकि पावर जब इवन होती है तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है. अब आप बोलोगे सर अगर यहाँ -1 होता, -1 की पावर 6 तो +1 होता है. 1 -1 0 0, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है. अब एक बच रहा है 2, उसको चेक करते हैं. अगर x की वैल्यू -3 होती है या -2 होती है तब तो ये नेगेटिव हो जाएगा. लेकिन अगर x की वैल्यू -1 होती है तो -1 की पावर 5 -1 ही होती है. -1 + 0 0 आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा. देखो मस्ट का मतलब है हर सूरत में, ये नहीं पूछा चांस की बात, हर सूरत में. तो इसका मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें मस्ट नेगेटिव वैल्यू आए. एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखने से
ठीक है, लेस देन नेगेटिव पे कोई भी एक्सप्रेशन ऐसी नहीं जिसमें आप 100% श्योर हो, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये बड़ा अच्छा सवाल है। इफ माइनस ए इज क्यूब प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए क्यूब प्लस 9, बी कुड बी इक्वल विच ऑफ फॉलोइंग। देखो ये माइनस ए क्यूब कट जाएगा, बी स्क्वायर अगर 9 के बराबर है तो बी की वैल्यू क्या होगी, +-3। अब -3 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर +3 हो जाएगा। 2x + 4 अपॉन x - 3 इक्वल टू 4 अपॉन 3 वॉट इज x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को उधर ले जाके 2x + 4 से, 4 के साथ x - 3, 3 2 ज़ा 6x + 12 इक्वल टू 4x - 12। ये 4x उधर गया 2x, ये 12 उधर गया -12, तो -12 और -12 -24, तो 2 उधर जाके डिवाइड, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -12। यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करना था बस, ठीक है। ये बड़ी अहम बात थी, इसको इधर और फिर जा करके ये पूरे का पूरा सिलसिला, और x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई -। विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट the statement when the sum of the squares of 2a and 3b are added to the difference between 8c and 70, the result is 3 more than e। 3 more than e, तो देखो राइट्स इसका मतलब होता है इक्वल टू, 3 मोर देन ई का मतलब है 3 + ई, तो सिवाय ऑप्शन ए और डी के तो बाकी हो ही नहीं सकते। अब ए या डी, तो देखो वर्डिंग, वर्ड्स प्रॉब्लम का मतलब ही होता है वर्डिंग क्या कह रही है, सम, पहले वर्ड यूज हो रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2a एंड 3b, यानी सम किसका, स्क्वायर ऑफ 2 एंड 3b, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आप बोलेंगे सर डी क्यों नहीं है, देखो डी में स्क्वायर ऑफ सम है, अगर यहाँ वर्डिंग होती ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर की जगह स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ 2a एंड 3b, तो डी होता। वर्डिंग क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2a एंड 3b, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी नहीं बल्कि ऑप्शन ए होगा, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 एंड 3b और डिफरेंस ऑफ 8c एंड 3। देखो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस की बात हो रही है, इनके स्क्वायर की बात नहीं हो रही, और फिर e+3, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। बड़ा अच्छा सवाल है इंटीजर प्रॉब्लम का। इफ b ग्रेटर देन a ग्रेटर देन 0, विच ऑफ फॉलोइंग लेस देन a अपॉन b। यार 0 से ग्रेटर है, फर्स्ट करो, इसका मतलब है a को मैं 1 मान लूँ, b को 2 मान लूँ, तो रिजल्ट जो है वो क्या आना चाहिए, लेस देन ए बी, यानी 1/2 से छोटा। एक आसान से ट्रिक होती है, 2 तो नहीं हो सकता, b/a 2/1 भी नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है 1/a इंटू बी का, कुछ ऐसे मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये ए बी हो जाएगा, यानी 1 × 2 वही सेम चीज़, ये भी नहीं हो सकता, वो तो 1/2 के इक्वल आ रहा है। इसको देखो ज़रा ध्यान से, ए 1 लिया है मैंने, बी 2 लिया है, 2 2 ज़ा 1/4, ऑफकोर्स 1/4 क्या होता है, 1/2 से छोटा होता है, तो बेहतरीन तरीका होता है अलजेब्रिक नंबर मान लिया करो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, a/2b। वैसे ही कह रहे हैं q बराबर है 5/4s t के, q अगर 50 है और s 2 है तो t की वैल्यू निकालो, ये तो बहुत आसान है। 50 = 5/4 2t, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई, 5 और 2 उधर जाके डिवाइड, t की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। √x + n डिवाइड बाय √x + n इक्वल टू 1, और आपको कह रहे हैं n की वैल्यू निकालो। देखो यार इससे तो आसान सवाल कोई नहीं है, अंडरस्टूड है, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी चीज़ हेजरेटेज इधर आ जाएगी, √x कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू 9 आ जाएगी। When 2x is subtracted from 48 and the difference is divided by x + 3, the result is 4, what is the value of x। कह रहे 2x को हमने सब्ट्रैक्ट करना है 48 से, और जो डिफरेंस है वो डिवाइड हो रहा है x + 3 से, वैल्यू 4 आ रही है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है,
48 माइनस 2x इक्वल टू 4x प्लस 12। ठीक है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये 12 उधर गया और ये 2x इधर आया, तो ये 6 आ जाएगी। और एक तरीका ये भी था कि ऑप्शन पुट करके देखते हैं हम। ज़ाहिर है जब यहाँ 6 पुट करते हैं तो 12 48 माइनस 12 36 और 36 अपॉन 9 4, तो दोनों मेथड से आंसर आ जाता। फिर क्या कह रहे हैं, इफ़ n प्लस 6 इक्वल टू 44 व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ n। ये भी बहुत आसान है, 4 डिवाइड हो गया 44 से, 11 बचा, 6 उधर जाके माइनस कर दी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 9 इज़ हाउ मच मोर देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 और 3x प्लस 9 एक दूसरे से कितनी ग्रेटर हैं, तो देखो 9 और 2 का फ़र्क क्या होता है, 11, आंसर हो जाएगा 11। फिर कह रहे हैं r इक्वल टू माइनस 2 s इक्वल टू 5 व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ r स्क्वायर। तो s 5 है, माइनस 2 और माइनस 4, यहाँ से 1 बचा, 1 को माइनस 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर होगा प्लस 4। ठीक है, और सबसे तगड़ा सवाल, a बराबर दिया हुआ है 3n प्लस 4 के, b दिया है 7 प्लस n 9n स्क्वायर। कह रहे हैं व्हाट इज़ b इन टर्म्स ऑफ a। वेट अ मिनट, b को हमने इन द टर्म ऑफ n नहीं निकालना बल्कि b निकालना है। तो देखो 9n स्क्वायर को मैं 3n का स्क्वायर बना सकता हूँ। 3n की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा a माइनस 4। देखो ना भाई, a माइनस 4, अब स्क्वायर फार्मूला ला दो, 7 वैसे ही रहा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी b की जगह 4 है तो ये 8a प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 7 23, a स्क्वायर माइनस 8a, कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, ये आंसर हो गया मेरा। x बराबर दिया है 3 की पावर 5 के और कह रहे हैं 3 की पावर 11 क्या होगा। यार एक मिनट, 11 किस में के करीब होता है, पावर 5 है ना, तो 5 का डबल होता है 10। एक अंडरस्टूड सी बात है कि 3 की पावर 10 होगा एक्स स्क्वायर, मगर हमें तो 3 की पावर 11 चाहिए। 3 की पावर 11 का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 10, क्योंकि बेसिस से वो पावर प्लस हो जाती हैं, तो इसका मतलब आंसर होगा ये, यानी कि 3x स्क्वायर। फिर कह रहे हैं b a से ग्रेटर है, 0 b से ग्रेटर है, c 0 से ग्रेटर है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। देखो अब इसकी ट्रिक मैंने जो बताई है कि भाई 0 तो ये, c को 1 मान लो, b को -1, a को -2। तो यहाँ जो ये बात हो गई माइनस बी इज़ ग्रेटर देन -1, तो हमारी ट्रिक में तो माइनस बी जो है 1 है, 1 ग्रेटर देन 2 तो नहीं हो सकता, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है। अब आ जाओ a प्लस सी और b प्लस सी। b प्लस सी का मतलब है -1 प्लस सी, जो कि ऑफ कोर्स 0 होता है। a प्लस सी का मतलब है -2 प्लस 1, जो कि -1 होता है, ऑफ कोर्स 0 -1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट 3 देखो, देखो कभी गलती नहीं होगी, ये वाली मेरी तरकीब से में रखो, c इज़ ग्रेटर देन a प्लस बी। भाई a हो गया -1, b हो गया -2, ऑफ कोर्स -3 आ गया, 1 ऑफ कोर्स -3 से ग्रेटर होता है, तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 13 में देखो कह रहे हैं फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हाउ मैनी पॉजिटिव इवन इंटीजर 1 लेस देन आर लेस देन n। नहीं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होते हैं, 1 3 5, ठीक है, इससे कितने इवन इंटीजर लेस होंगे। अब जैसा कि अगर आपने भाई कोई भी ऑड इंटीजर ले लिया, जैसे कि 3 ले लिया, तो इससे कितने, एक ही इंटीजर रहेगा जो इससे लेस है, ठीक है, एक ही इंटीजर है। अगर आपने 1 ले लिया तो 1 से नीचे तो खैर कोई भी नहीं है इवन इंटीजर, मगर है कौन है, 0 है। 0 भी याद रहे इवन इंटीजर में होता है, 5 से पहले भी आ जाएंगे। अब देखो ये n1 काउंट होगा, ये n2 काउंट होगा, ये n3 काउंट होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, सिंपल n-1। हमेशा से एक छोटे थ्योरेटिकल बात है। फिर कह रहे हैं p प्लस क्यू अपॉन एस इक्वल टू 9, क्यू अपॉन पी इक्वल टू 4, क्यू इक्वल टू √6। एस की वैल्यू बताएं, रूट क्यू अगर 6 है तो क्यू हो जाएगा 36, 36 यहाँ है
देखो पी ए तो 4 इधर आ जाएगा, पी की वैल्यू हो जाएगी 9, 9 और 36 ये प्लस हुए तो एस उधर चला गया और 9 इधर आ गया, डिवाइड हो गया। 45 डिवाइड बाई 9 5 आंसर हो जाएगा